तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि आप इतना कंफर्म कर लेंगे तो 100% है कि 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं। आइए, और इसी से जुड़े पूरा भूगोल है, पूरा ज्योग्राफी है, तो स्वाभाविक है कि आपको इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस लाइन को जो देख रहे हैं, ये लाइन, ये जो खींचा गया लाइन है, यही अक्षांश लाइन है। यहाँ पे जो आपको जो दिख रहा है, ये एक पृथ्वी का जो नमूना है, ग्लोब जिसको हम कहते हैं, ग्लोब है। और इसमें जो आप इस प्रकार के लाइन देख रहे हैं, एक ऊपर लंबवत लाइन देख रहे हैं, 2 तरह के लाइन देख रहे हैं आप। तो 2 तरह, ये जो लंबवत लाइन है, इसी लाइन को हम देशांतर कह रहे हैं। और ये जो क्षैतिज लाइन है, इसी लाइन को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको अक्षांश लाइन। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि क्षैतिज लाइन को क्या कहा जाता है और लंबवत लाइन को क्या कहा जाता है। क्षैतिज लाइन एक कोणीय दूरी होती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि क्षैतिज लाइन हमें पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय दूरी को दर्शाता है, इसीलिए क्षैतिज लाइन जो है ना अक्षांश लाइन है, और जो लंबवत लाइन है ये देशांतर लाइन है। तो आशा करते हैं कि इस लाइन को आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी संबंध। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ज़्यादातर एग्जाम में आपको ये जो 3 लाइन है, तीनों लाइन से पूछे जाते हैं। इस 3 लाइन में एक आपका हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच यहाँ से बांट दें 2 भाग में, तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका ये लाइन कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में ये लाइन आपका है मकर रेखा। दोनों का डिग्री सेम है, बशर्ते गोलार्ध अलग अलग है। और बीच वाले जो लाइन है, उस लाइन को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इनसे संबंधित चीज़ों को हो गया। चलिए, यहाँ है अक्षांश और देशांतर, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा खड़ा। लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ले से लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ का मतलब क्षैतिज हो गया, ये लेटा हुआ है, जो भी दिख रहा है आपको ये लेटा हुआ है, अर्थात लैटिट्यूड है। और जो खड़ा होगा उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए कि ये जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब कोई रेखा नहीं है, अपना से कल्पना किया गया है। ठीक है, किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए इस चीज रेखा को जानना हमारे लिए जरूरी होता है। आइए हम जानते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी है। ये आपसे पूछा जाए कि है क्या अक्षांश रेखा, तो यह पृथ्वी के सतह पर केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से जो डिस्टेंस है, कोणीय डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस का नाम है अक्षांश रेखा। ठीक है, काल्पनिक है। ये रेखाएं समांतर होती हैं, इसमें क्वालिटी यही है कि ये रेखा समांतर होती है, जबकि आपका लॉन्गिट्यूड समांतर नहीं होता। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो एक वृत्ताकार का है, इसलिए। कुल रेखाएं की बात करें तो कुल रेखाएं आपका 181 है, जो कि जनरली आपको पता है, लेकिन इसमें 2 बिंदुएं होने के कारण जो वृत्तीय अगर आप अक्षांश पूछा जाएगा तो 179 ही हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कुल अक्षांश या वृत्तीय अक्षांश में फ़र्क होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर लंबी अक्षांश कहेगा तो 0 डिग्री है। ठीक है, और सबसे छोटी कहेगा तो 90 डिग्री है। ठीक है, अर्थात इसमें 2 90 डिग्री अक्षांश है, एक ध्रुव ऊपर का, एक नीचे का। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को हम साउथ पोल कहते हैं। साउथ का मतलब दक्षिणी होता है और नॉर्थ का मतलब उत्तरी होता है, इसीलिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये सबसे छोटी है। याद रखेंगे, एक नहीं, मतलब दोनों सेम है, इसलिए दोनों ही छोटी है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कहें तो नॉर्मली 111 अर्थात 111 किलोमीटर होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111। इस दूरी को जोन या कटिबंध, इसी दूरी का नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जोन या कितने कटिबंध है, तो आप इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, जोन कटिबंध के लेकर के भी पूछेंगे। जैसा कि हम इसकी चर्चा ऑलरेडी आपको कर चुके हैं, इसलिए बार बार हम इसको नहीं बताएं। देखिए, ये देशांतर रेखा से संबंधित है, और देशांतर जैसा कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो खड़ा होता है। खड़ा, अगर आपसे कोई पूछे कि लंबवत लाइन को हम क्या कह रहे हैं, तो लंबवत लाइन को हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए लंबवत है, इस तरह से जो भी लंबवत लाइन इसे काटा गया है, ये आपका है देशांतर रेखाएं। आइए इनसे जुड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। ध्रुव को ये मिला रहा है, देख रहे हैं, ऊपर वाले को हम क्या करें, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या करें हम, दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव को तो ही मिला रहा है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक लाइन को हम क्या कहते हैं, जनरली पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को ही हम देशांतर लाइन कहते हैं। इसका उपयोग समय के निर्धारण और स्थिति को निर्धारण में दोनों में होता है।
मतलब स्थिति बताने के लिए भी और समय निर्धारित करने के लिए। टोटल अगर बात करें कि ऐसी कितनी देशांतरीय लाइन होगी, तो टोटल 360 लाइन होंगी। 360, वहाँ पे हमने 181 पढ़ा था, जिसमें से 2 को हटा दिए तो 179 पढ़े थे वृत्तीय अक्षांश लाइन, लेकिन यहाँ पे हम 360 का 360 ही कर रहे हैं। दो देशांतरीय के बीच अधिकतम दूरी की बात करें तो ये आपका है 111.32, इसी को एक गोरे के बराबर कहते हैं। यही पूछे थे हमने आपसे उसमें कि एक गोरा कितने के बराबर होते हैं, ठीक है, तो 111.32 किलोमीटर के बराबर होते हैं। दो देशांतरों के अगर बीच की सबसे कम दूरी कहाँ पे होंगे, तो ध्रुवों पे होंगे, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो साउथ का हो या चाहे नॉर्थ का हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से लाइन खींचा गया है। तो ये देखिए, ये लाइन खींचा गया है और ये एक सीधा लाइन भी ऊपर से नीचे खींचे गए हैं, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश लाइन, देशांतर लाइन कह रहे हैं। जो सीधा जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब इनसे जुड़ी चीज़ों को मैंने अभी बता दिया है। इसमें जो है आपका जो लाइन है ये ग्रीनविच लाइन, इस लाइन को नाम है ग्रीनविच, जो 0 डिग्री है इसी का नाम है ग्रीनविच लाइन। तो इनसे जुड़े कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की, जैसा कि हम अभी आपको बता दिए 0 डिग्री देशांतर के बारे में बता दें, तो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि लंदन के वेधशाला से कौन सा लाइनें गुजरती हैं, अक्षांश, देशांतर, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। अक्षांश में भी 0 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे करके आएंगे, तो ये वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ग्रीनविच टाइम इसी को कहते हैं, ग्रीनविच रेखा इसी को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसी को कहते हैं, ग्राम प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसी को कहते हैं। तो कई नामों से इसको पुकारा जाता है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री वाले को बात करें तो प्रशांत महासागर के बीच, प्रशांत महासागर में खींची गई है। आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाएगा कि प्रशांत महासागर से कौन सा देशांतर लाइन गुजरता है, तो 180 डिग्री, 0 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री। इस बातों को ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर से 180 डिग्री देशांतर लाइन गुजरते हैं। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हिंदी में कहते हैं। टाइम कैलकुलेशन में हमको इसी का काम आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटा में 360 डिग्री होंगे, 24 घंटा का 360 डिग्री होंगे। तो इस तरह से अगर 24 से भाग करें तो 15 डिग्री का 1 घंटा हो जाता है, मतलब 15 डिग्री का 1 घंटा। अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहे तो हम मिनट में भी चेंज कर लेते हैं, 1 डिग्री का 4 मिनट हो जाता है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। मतलब आपको पता है कि 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में आपको पता है कि 15 डिग्री हुआ। तो 60 मिनट में जब 15 डिग्री हो रहा है तो इस तरह से आप 4 मिनट में 1 डिग्री कह सकते हैं। 4 में, क्योंकि 15 चौका 60 होता है, तो 4 मिनट का 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट। इस बातों को ध्यान रखेंगे। टोटल यहाँ पे दिया गया है, निकाल के बताया भी गया है कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होते हैं, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। और जोन की बात करें तो टोटल 24 जोन हो गए। कितने जोन हो गए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, तो टोटल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। मतलब 24 जगह पे टाइम जोन बनाए गए हैं, अलग अलग टाइम है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी टाइम जोन के हिसाब से कहीं का टाइम निर्धारित होता है, डेट निर्धारित होता है। भारत का मानक समय रेखा कैसे बनाए गए हैं सो हम देखेंगे। पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या अगर कहें तो 360 है, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। और अपने अक्ष पर घूमने का समय कहें तो 24 घंटा है, ऑलरेडी मैंने इसका कैलकुलेशन बता दिया। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, 24 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, 4 मिनट में कितना होगा, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। समय अगर बात करें तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ गुजरात, ये गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है। और इस गुजरात का अगर हम देशांतरीय मान देखें तो ये 67 डिग्री 7 मिनट है। 67 डिग्री 7 मिनट। आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात का जो कितना डिग्री है देशांतरीय मान, तो 67 डिग्री 68 डिग्री। और अगर हम बात करें यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की बात करें तो यहाँ है 97.25, माने 97 डिग्री 25 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। एक अगर ऐसे लिखा है, ऐसे मतलब 25 लिख करके अगर ऐसे दे दिया तो ये मिनट पढ़ाता है, याद रखें। डबल दे देगा तो सेकेंड पढ़ने का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ अगर अंतर निकाला जाए तो ये मान आपका 30 डिग्री का अंतर हो जाता है।
30 डिग्री का अंतर, तो समय में भी अंतर हो जाएंगे, क्योंकि जब डिग्री में अंतर है तो समय में भी अंतर हो जाएंगे। तो यहाँ का समय और यहाँ के समय में कितने देर का अंतर है ये पूछा जाता है। तो आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा हो गया। 2 घंटा का अंतर है, मतलब यहाँ अगर 2 घंटा पहले सूर्योदय हुआ है तो यहाँ 2 घंटा बाद में सूर्योदय होगा। यहाँ 2 घंटा पहले अगर सूर्यास्त हुआ है तो यहाँ 2 घंटा बाद में होगा। ऐसा चलता रहता है। ये सब देशांतरीय फर्क के कारण ऐसा होता है। आगे समझ में? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से आपको टाइम जोन के बारे में और टाइम के बारे में बताया। तो अब 2 घंटा का दोनों जगह फर्क है। अगर ड्यूटी तय करना है, मतलब पूरे भारत में तो एक ही समय ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया का अगर वर्कर है तो ऑल इंडिया का वर्कर तो टाइम जोन तो एक ही ना बनना चाहिए। तो इसके लेकर के सरकार ने बीचों बीच एक लाइन खींच दिया, ठीक है। और इस लाइन के बारे में हम आपको बताएंगे आगे कि क्या ये बीचों बीच को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको हम मतलब भारतीय मानक समय कहते हैं, समय रेखा कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से खींचा गया है, और ये खींचा गया है तो इसी 82.5 डिग्री, दोनों को अगर हम जोड़ के एवरेज निकाले तो 82.5 डिग्री आता है। कितना? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री को टाइम जोन बनाया गया। मानक समय मतलब देशांतरीय कितना देशांतर है, तो 82.5 डिग्री इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ना मतलब टाइम का ज़्यादा इधर उधर का फर्क ना रहे। एक टाइम रखने के लिए 82.5 डिग्री पर एक लाइन खींच दिया और बोला कि भारत का समय जो है यही रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी मतलब ये पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं ये कहने लग जाते हैं कि भाई हमको दिक्कत होता है ड्यूटी मैनेजिंग में, जो 1 घंटा मतलब लेट चल रहा है, इधर 1 घंटा पहले हो जा रहा है समय, तो इसको पहले हो जा रहा है। तो स्वाभाविक है 10 बजे से अगर ड्यूटी रखेगा तो स्वाभाविक है कि इनको थोड़ा लगेगा कि बहुत समय हो गया, लेकिन इनको लगेगा कि भाई अभी कम ही समय में ड्यूटी हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में जो है ना, फिर भी टाइम जोन को बनाया जा चुका है, ठीक है। टाइम जोन का मांग करता रहता है। यहाँ देखिए, सूर्योदय पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता है, जैसा कि यहाँ बताया है। और अगर हम बात करें तो 82.5 डिग्री यहाँ पे बताया गया है कि 82.5 डिग्री जो है भारत का 82.5 डिग्री का है, तो 330 मिनट हो गया। कितना हो गया? 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटा ग्रीनविच से हमारा समय आगे होता है, ठीक है। हमारा समय 5.5 घंटा ग्रीनविच से, मतलब ग्रीनविच कहाँ है? 0 डिग्री, वो लंदन में पड़ता है। तो ग्रीनविच से अगर हम 0 डिग्री देशांतर से बात करें तो हम कितना पर आएंगे? 82.5 डिग्री पर हमारा समय जोन बना हुआ है। तो हमारा कितना समय आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होंगे, क्योंकि 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा आगे। अगर हम ये पूर्व की ओर बढ़ते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम पूर्व इस 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय आगे कहलाता है, प्लस में कहलाता है। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो माइनस में कहलाता है, मतलब उतना घटा के बोलते हैं, ठीक है, उतना घटा करके बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है, याद रखें। आइए समझते हैं हम अगली चीज़ों को। ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अक्षांश और देशांतर की लाइनें हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका जोन दिख रहा है। ये एक जोन है, एक जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। इसको हम कटिबंध बोलते हैं कटिबंध। तो कटिबंध में जो यहाँ से जो एक लाइन खींच करके एक कटिबंध बनाया गया, फिर एक लाइन यहाँ खींच के बनाया गया, एक लाइन यहाँ बनाया है, एक लाइन यहाँ बनाया, एक लाइन यहाँ। तो टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कटिबंधों में बांटा गया, ठीक है। 6 कटिबंधों में मतलब पूरी पृथ्वी को बांट दिया गया। इसमें से 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और उत्तर में अगर यही दक्षिण में आएंगे तो हम 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी बात ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं हम अगले चीज़ को। अगला चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश। सर दिख रहा है? चलिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश बोले तो वही, विषुवत रेखा बोले तो वही, और भूमध्य रेखा बोले तो वही, मतलब तीनों का सेम ही मतलब होता है, ठीक है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाला रेखा कौन है आपसे पूछेगा, तो यही रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, या इनमें से सभी रहेगा तो सभी हो जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। यह सूर्य के किरणों, यहाँ सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ता है, तो ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश लाइन पर। दिन और रात यहाँ हमेशा बराबर होता है, मतलब न दिन बड़ा होता है न रात बड़ा होता है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधा पड़ता है। मौसम सदा एक जैसा होता है और ग्रीष्म ऋतु ही हमेशा होता है, कारण कि सूर्य तो हमेशा सीधा पड़ेगा, तो हमेशा धूप लेके आएगा, तो स्वाभाविक है कि गर्मी हमेशा पड़ता रहेगा, मतलब समर सीजन ही होता है। याद रखिए, पृथ्वी पर हमेशा समर सीजन कहाँ रहता है, तो आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश लाइन पर। भूमध्य रेखा, सूर्य की किरणें वर्ष भर में 2 बार बिल्कुल लंबवत होता है। अगर हम बात करें बिल्कुल लंबवत की, तो 2 समय आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब पूरे वर्ष में
कितने बार बिल्कुल लंबवत होते हैं, तो 2 बार। वो दिन कौन सा है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय के दिन को हम बसंत विषुव और शरद विषुव के नाम से जानते हैं। मतलब विषुव आपको जो होगा वो 2 होता है, एक बसंत, पता है आपको कि जैसे ही मार्च आता है तो बसंत ऋतु आता है, तो बसंत विषुव इसको कह देते हैं। उस दिन को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, और हम इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं, और वही ऑटोमन इक्विनॉक्स होता है जो आपका है शरद विषुव होता है। तो शरद विषुव कब होता है, बसंत विषुव कब होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। मतलब पूरे पृथ्वी की बात करें तो दिन और रात बराबर इस दिन को होता है। मतलब कहीं पे भी कम बेस नहीं होता है, कहीं कभी कभी मतलब अन्य दिन तो कम हो भी जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा मतलब अन्य रेखाओं पर, लेकिन इस दिन जो है ना हर जगह बराबर होता है। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल से भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे ज़्यादा आपका ध्रुव पर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी लंबी, रेखा पर पृथ्वी क्या होती है, लंबी है, जबकि यहाँ ध्रुव पर चपटी है। जहाँ चपटी है वहाँ ज़्यादा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, जहाँ लंबी है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है। आपसे इस प्रश्न के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है ध्रुव पर, कोई व्यक्ति खड़ा है भूमध्य रेखा पर, तो किस व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे करके एग्जाम। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ में आप बसंत विषुव को देख रहे हैं और साउथ में आप शरद विषुव को देख रहे हैं, और इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि किसको कह रहे हैं शरद विषुव और किसको कह रहे हैं बसंत विषुव। लेकिन 2 डेट आपको और भी याद रखना है, ये 2 डेट मतलब 4 डेट कनेक्ट करके आपको याद रखना है। यही 4 डेट आपको कन्फ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि विषुव जो होता है ध्रुवों पर हो रहा है। तो ध्रुव पर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ध्रुव पर होगा तो 21 मार्च, और हमारे यहाँ कब दिन रात बराबर होते हैं, तो दिन रात 2 बार बराबर होते हैं, एक बार गर्मी में एक बार जाड़ा में, मतलब गर्मी जाते वक्त और जाड़ा आते वक्त। ये ध्यान रखिएगा, तो इससे हमको बसंत विषुव और शरद विषुव याद रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 22 दिसंबर, इस दिन जो है ना उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। जो हम लोग 22 दिसंबर में शीत ऋतु में होते हैं, और यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। तो यही कारण है कि हम यहाँ पे शीत अयानांत बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शीत अयानांत। इस दिन का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ये पता है कि जहाँ एक तरफ छोटा होगा तो एक तरफ बड़ा होगा। हमारे यहाँ पता है कि जाड़ा का रातें जो होती है बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, तो सबसे छोटा दिन इसी 22 दिसंबर का होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा और वहाँ सबसे बड़ा रात होता है। ठीक है, तो यहाँ शीत ऋतु होता है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, तो हम ग्रीष्म अयानास बोलते हैं। ठीक है, अयानांत बोलते हैं, याद रखिएगा। अयनांत जो है, ग्रीष्म अयनांत कब होता है और शीत अयनांत कब होता है, तो हमारे यहाँ शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन जो होगा वो शीत अयनांत लेके आता है। हमारे यहाँ गर्मी 21 जून को सबसे ज़्यादा होगा, उस दिन हमारा दिन सबसे बड़ा होगा, तो वो ग्रीष्म अयनांत लेके आएगा। मतलब ये याद रखिएगा कि इस समय जो है सूरज की किरणें जो है ना आपको झुका हुआ रहता है पृथ्वी की ओर, कभी पृथ्वी से दूर भागता रहता है। तो जब पृथ्वी से दूर भागता रहे, तो ये देखिए ये पृथ्वी की ओर आ रहा है किरण, आइए पृथ्वी से दूर भागेगा, तो इस तरह से दूर भागना और नज़दीक आना, इसके कारण जो है ना ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत होते हैं। तो ये समझ गए होंगे, ये दोनों दिन को याद रखेंगे। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट चीज़ को। ये वही चीज़ बताया है आपको, देखिए वही चीज़ बताया गया है कि क्या है मार्च में, सितंबर में, जून में। ठीक है, तो वही चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और पूछा जाता है इस रेखा से, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये आपका कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 महादेश से गुजर रहे हैं और 2 महासागर से गुजर रहे हैं। 3 महादेश और 2 महासागर से गुजरने वाला ये लाइन सबसे ऊपर टॉप लाइन, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, तो अटलांटिक से गुजर रहा है, प्रशांत से गुजर रहा है, फिर जाके प्रशांत में ही चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये भी 3 महादेश से होकर गुजर रहे हैं। इधर एशिया है, इधर आपका दक्षिण अफ्रीका है, मतलब अफ्रीका है, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। वही अगर हम इसको देखें तो यहाँ भी 3 से गुजर रहे हैं, तो सब के सब 3 से गुजर रहे हैं, मतलब 3 महादेशों से गुजर रहे हैं। देखिए 3 महादेशों से गुजर रहे हैं, यहाँ भी 3 महादेशों से यहाँ भी गुजर रहे हैं, और 3 महादेशों से यहाँ भी गुजर रहे हैं। क्योंकि ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका कौन सा है, तो ये महादेश जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये महादेश, ये द्वीपीय देश के कारण कभी कभी 2 महादेश काउंट कर लेता है, क्योंकि ये महादेश नहीं है इसके कारण से। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 3 महादेश से ये और ये लाइन गुजर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये पूछा जाता है कि कौन किस महासागर से गुजरता है।
तो हम उस समय पूछे थे आप लोगों से कि भाई हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर से, तीनों महासागर से गुजरने वाली लाइन कौन है? तो ये कौन सा लाइन है? ये 0 डिग्री अक्षांश लाइन है। 0 डिग्री अक्षांश लाइन को क्या कहते हैं ये पहले भी हमको बता दिए हैं। अगर हम बात करें यहाँ तो ये 23.5 डिग्री मकर लाइन है दक्षिणी में, और ये आपका है कर्क लाइन जो 23.5 डिग्री उत्तरी है। तो ये क्या तीनों महासागर से गुजरते हैं? तो नहीं, ये गुजरते हैं तीनों महासागर से। तो ये तीनों महासागर से नहीं गुजरते हैं क्योंकि यहाँ है आपका, ये लोकेशन है आपका हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर से सिर्फ गुजरने वाला आपको यही है 0 डिग्री अक्षांश। तो इस बात को समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आइए समझते हैं हम आगे चीज़ों। सॉरी, यहाँ देखिए भूमध्य रेखा की बात करें तो 23 देश यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे 23 कहा गया, 13 कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसेप, गेबॉन, ये नाम दिया गया है। ऐसे में तो नाम आपको याद होगा नहीं, याद रखिएगा। इसको तोड़ के ही याद किया जा सकता है, आप जैसे तोड़ के याद कीजिए, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक भी बता दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो तोड़ के याद रखिएगा कि हाँ किस महादेश में कौन कौन 3 गो महादेश से गुजर रहा है ना, तो तीनों महादेश में आप देख लीजिए कि कौन महादेश में कै गो देश है, कै गो द्वीप है, ये सब ऐसे करके आप देख सकते हैं। आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है ट्रिक। तो माई किताब याद रख लीजिए, माई किताब एशिया में है और BCE जो है ना, BCE आपका दक्षिण अमेरिका में। इतना बात तो आपको याद हो जाएगा कि BCE का मतलब हो गया ब्राज़ील, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया और इक्वाडोर हो गया। और माई किताब का मतलब म से मालदीव, ई से इंडोनेशिया और ई से किरिबाती। इतना चीज़ आपको भूमध्य रेखा के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जब इतना याद रहेगा तो बाद बाकी सब कौन कहाँ है? सब के सब आपका है अफ्रीका में। तो अफ्रीका वाला बात आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा। ऐसे ये भी एक बार याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अंदरों से भी पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा को देखिए 23.5 डिग्री वाले को, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है। ये आपका है 3 महाद्वीप है, 1, 2 और 3, तीनों महाद्वीप से गुजर रहा है जैसा कि हम बताए हैं। 3 महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, ठीक है। और ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से गुजरता है। तो पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि लाल सागर से गुजरने वाला रेखा कौन है। सब कुछ तो पूछा जा चुका है, लेकिन आप डायरेक्टली लोकेशन पूछ देगा कि लाल सागर से गुजरने वाले। तो मैंने लोकेशन में हर मतलब सारा चीज़ बताया है। आप लोकेशन के क्लास को देखना और उसको समझने का प्रयास करना। जब तक लोकेशन नहीं याद रहेगा तब तक ये बात याद नहीं रहेंगे। इसलिए लोकेशन याद करना सबसे पहले ज्योग्राफी में जरूरी होता है। लोकेशन का क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो याद रखिए, डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि लाल सागर से कौन रेखा गुजर रहा है, तो लाल सागर से गुजर रहा है, मैक्सिको की खाड़ी से गुजर रहा है। मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, अगर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मिस्र में नासिर झील है, ठीक है, नासिर झील से भी गुजरता है। और माही नदी इसको 2 बार काटता है। तो ये पूछा जाता है कि माही नदी किसको 2 बार काटता है, किस रेखा को काटता है, तो कर्क रेखा को काटता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे काटता है, तो वही झील के पास जो है काटता है। इस बातों को ध्यान रखें। कर्क रेखा का याद करने का ये ट्रिक दिया गया है कि यूए की नाली में मिस ओबामा भज से गिरी, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। यूए की तो यूए ही हो जाएगा, नाली से नाइजीरिया हो जाएगा, उसके बाद है ली से लीबिया हो गया, मतलब ना से नाइजीरिया, ली से लीबिया, फिर यहाँ से देखिए मी से मिस्र, सौ से सऊदी अरब, ओ से ओमान, फिर ब से बांग्लादेश, म से म्यांमार, भ से भारत, चौ से चाइना। इस तरह से ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। यूएई की नाली में मिस ओबामा भज से, ये बात अगर ध्यान रहेगा तो आप कुछ हद तक रिलेट करके ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले चीज़ को समझते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका भूमध्य रेखा महाद्वीप। भूमध्य रेखा को तो बता दिए हम। हाँ, थोड़ा सा इसमें रह गया था भूमध्य रेखा के बारे में कि ये देखिए कांगो जो नदी दिख रहा है, कांगो नदी, वहाँ पे हमने बताया है इससे पहले। भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से गुजरती है। तो आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि कौन सी रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरता है, तो या सीमा रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से गुजरता है, तो ये आपको है यही भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा 3 महासागरों से होकर भी गुजरता है। ये भी 3 महासागर से होकर गुजरते हैं, लेकिन मकर रेखा 3 महासागर से होकर नहीं गुजरता है। इस बातों को ध्यान रखें। तो इतनी बात है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन। कि हमारा लास्ट जो है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद आपको ये 3 महाद्वीप से ये भी गुजर रहा है। जैसा कि हम बता दिए कि महाद्वीप पूछे तो तीनों के तीनों महाद्वीप से गुजर रहे हैं। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजर रहा है, जिसमें नाम यहाँ पे दिया है। इसका ट्रिक जो है आसा मोची अबोना बाप में,
ठीक है, ये सब ट्रिक आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको नाम 10 को याद करना बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं कि आप महाद्वीप के अनुसार आप नाम याद कर लीजिए कि किस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, चिली है, अर्जेंटीना है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, प्रागवे है और मेडागास्कर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि इतनी बात आप फर्स्ट चैप्टर से याद रखेंगे। अगली बार हम सेकंड चैप्टर ला करके आपको ज्योग्राफी बताने का प्रयास करेंगे।